समाजवादी पार्टी का जब दौर था तब भी आपने सवाल पूछा, बसपा का जब दौर था तब भी आपने सवाल पूछा, लेकिन जब बात वर्तमान सरकार की आई तो कहीं ना कहीं आपका रिटायरमेंट हो गया, वो भी जबरदस्ती कि आपके साथ भी कहीं ना कहीं सिस्टम के लोगों ने भी नाइंसाफी की है। इस बात का सबूत हूँ जाएगी मौजूदा सरकार में समय जबरन रिटायर किया और एफआईआर दर्ज होने से पहले अरेस्ट कर लिया, 7 महीने में जेल में रहा, जिसको हम चौथा खंभा कहते रहे हैं, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते रहे हैं, चरमराता हुआ दिख रहा है। स्पष्ट रूप से बिके हुए किस्म के दिखते हैं। हिंदू मुस्लिम बटोगे बटोगे छटोगे 80-20। मैंने कुछ शिकायतें इसके अलावा भी अन्य स्थानों पे की हैं। जो जन समस्याएं हैं, जन सरोकार है, उनसे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि हम कैसे न कैसे श्री नरेंद्र मोदी जी को और अधिक हाईलाइट करें, और अधिक हाईलाइट करें। तो यह जो दौर है यह अपने आप में बहुत खतरनाक है कि विभाजन धर्म के आधार पे हुआ था, फिर भी सारे उस समय लगभग 4 करोड़ एक धर्म विशेष के लोग थे, लेकिन सिर्फ 96 लाख गए, बाकी नहीं गए। यह कह के उन्होंने एक प्रश्न किस तरह का किया, तो जो प्रश्न इस बात को इंगित कर रहा था कि आखिर शेष लोग क्यों नहीं गए। हिंदुस्तान का मकसद कभी भी धर्म आधारित देश बनाने का था ही नहीं। यह सवाल लाने की जरूरत क्या थी? यह सवाल ही अपने आप में मेरी निगाह में बड़ा खतरनाक और ओछा था। राष्ट्र के हितों के साथ सीधा खिलवाड़ है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ एक खास मेहमान है, जबरिया रिटायर आईपीएस अमिताभ ठाकुर और वर्तमान में आजाद अधिकार पार्टी के अध्यक्ष। सोचिए, मीडिया का जो विश्वास जनता के बीच में होना चाहिए था, कहीं ना कहीं अब उस पर सवाल खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। जिस तरीके से वर्तमान में देश का मीडिया अखबार काम कर रहा है या उसमें मौजूदा एंकर्स काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पर एक सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर मीडिया राष्ट्र के खिलाफ जाकर काम करता है, ये राष्ट्र के हित में। मेरे साथ एक खास मेहमान है, उन्होंने मेन स्ट्रीम की एक तेज तर्रार एंकर मशहूर अंजना ओम कश्यप पर कंप्लेन दर्ज करने का काम किया है। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते जी, पहला सवाल आपसे यही है कि आपको मेन स्ट्रीम के पत्रकारों से आखिर अचानक से दिक्कत क्यों होने लगी कि आप कोर्ट तक चले गए? देखिए, जितना मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि एक लंबे समय से जो भी मेरी अपनी बुद्धि है, विवेक है, उससे मैं चीजों से मैं भी रास्ता रखते रहा हूँ, जानकारी रखते रहा हूँ, रूबरू होता रहा हूँ अपने सीमित साधनों संसाधनों में। तो मैं आज की तारीख में जब हम और आप बात कर रहे हैं, तो मैं इस दृढ़ मत पे पहुंचा हूँ कि हमारी व्यवस्था में जो भारी सेंध लग रही है, या जो हमें जो जिन चीजों को लेकर छटपटाहटें हो रही हैं, उनमें एक महत्वपूर्ण तथ्य और तत्व, जिसको हम चौथा खंभा कहते रहे हैं, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते रहे हैं, उसको लेके भी वह भी काफी हद तक चरमराने की स्थिति में और चरमराता हुआ दिख रहा है। वह तो मैं समझता हूं कि यह जो तकनीकी जो नए जैसे आप और हम बात कर रहे हैं, तमाम नई तकनीकी आ गई है कि अब ऑल्टरनेट मीडिया आ गया। अब यह नहीं रह गया कि अगर जो है कि अगर यह मेन स्ट्रीम मीडिया आपकी बात नहीं कहेगा तो आपकी आवाज जाएगी ही नहीं। मैं उस हालात को सोचता हूं कि जब यह यूट्यूब या सोशल मीडिया वगैरह नहीं होते और सिर्फ हम उन्हीं के शिकंजे में होते जो एक प्रकार से स्पष्ट रूप से बिके हुए किस्म के दिखते हैं। मैंने कुछ शिकायतें इसके अलावा भी अन्य स्थानों पे की हैं और मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैं समझता हूँ आप भी इस भावना से असहमत नहीं होंगी कि जब बड़े बड़े जो कथित एंकर हैं, वह जब सत्ताधारी पार्टी के नेताओं से बात करते हैं तो ऐसी मिमियाती हुई आवाज या ऐसी मीठी और सुरीली आवाज में बात करते हैं, और जब विपक्ष के नेताओं से बात करते हैं, बड़े बड़े नेताओं से, तो ऐसी आवाज में बात करते हैं जो जैसे जब मैं पुलिस में था तब मैं देखता था कि मेरा जो दरोगा जब मेरे पास आता था वो तो उसकी इतनी मीठी आवाज हो जाती थी, इतना वो लगता था देख के कि इससे ज्यादा भला और सीधा इस संसार में कोई नहीं है। और वह बिल्कुल है विनम्र बना रहता था, और बाहर वही व्यक्ति किसी आम जन, जिसको कहते हैं जैसे आज मैं आम जन हूँ, तो उस आम जन से जो व्यवहार में जो अंतर था, तो वह आज की तारीख में मीडिया में दिख रहा है। और यह दुखद है।
आज की तारीख में हमारी आपकी जो समस्याएं हैं, जो जन समस्याएं हैं, जन सरोकार है, उनसे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि हम कैसे न कैसे श्री नरेंद्र मोदी जी को और अधिक हाईलाइट करें, और अधिक हाईलाइट करें, और उनको बिल्कुल तूफानी जो है किस्म का दिखा दें, सच्चाई कुछ भी हो, हम एक रूमानियत की दुनिया में लोगों को रखे रहें। तो इस बात का मुझे भी कष्ट है। हम्म, मुझे किसी से क्लेश नहीं है, किसी से व्यक्तिगत विद्वेष नहीं है, लेकिन व्यवस्था जन्य खिलवाड़ अगर होता है तो मेरी अगर कोई ताकत है जी तो मैं उसका विरोध जरूर करूंगा, मैं इतना भर जानता हूं। जी। आखिर आपने अंजना ओम कश्यप पर जो मुकदमा किया है उसको लेके आपने किस तरीके से पहले सोचा कि मुझे मेन स्ट्रीम की इस पत्रकार पर इस तरीके से फैसला लेने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे शो तो लगातार वो बनाती रही हैं, ब्लैक एंड व्हाइट शो में वो लगातार ऐसे हेडलाइंस लेकर आती हैं जिससे टीआरपी ऊंचाइयों पर पहुंचे। देखिए, ये बात आपकी, आपने बातों ही बातों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कह दी, और कुछ न कुछ आपने एक तरह से, और आपकी आपने एक प्रकार की उलाहना भी दी, और वाजिब उलाहना दी कि आपने केवल एक ही मुकदमा क्यों किया, ये तो कई मुकदमों के योग्य हैं। एक प्रकार का जो जो उसका मर्म था या तत्व था वो यह था, हम लोगों की सीमाएं हैं, रोज रोज कहाँ तक कोर्ट तक भागे। जी। क्योंकि यह बात सही है कि एक नहीं अनेकानेक, अब हम्म। एक श्री अमन चोपड़ा है, मैं एक दिन देख रहा था कि कहाँ तक आदमी दौड़े। जी। एक किसी ने उनका एक फाइल फोटोग्राफ दिया था, उसमें करीब 18-20 उनके जो हेडलाइंस जो बनाते हैं, जिसको आज आप लोग पता नहीं क्या बोलती हैं, जो जैसे कि उसका थंबनेल थंबनेल थंबनेल। या जो जी थंब, जी हाँ, तो उसमें 18-20 थंबनेल मैंने देखे। वो केवल एक ही था, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, अलग अलग भांति से। मतलब जैसे लगता है कि पूरी दुनिया में आदमी के पास रोजी रोटी, कपड़ा, मकान और कोई दर्द नहीं है। हर आदमी का एक ही दर्द है कि या तो मतलब जो है, जबकि हम लोग सभी जानते हैं कि वास्तविक जीवन में धर्म का स्थान तो है, लेकिन धर्म एक सतत प्रक्रिया के रूप में रहता है। वो परमानेंट अकेला तत्व नहीं रहता। इन लोगों के लिए वह परमानेंट अकेला तत्व है। मुझे आश्चर्य हुआ देख के जी कि श्री चोपड़ा जो उन्होंने 20-22 ऐसे ही थंबनेल, यानी उनके लगभग सारे जो होते हैं एपिसोड्स, वो लगता है इसी पर होते हैं, जी। और उनमें भी वो धर्म विशेष के प्रति वो अनुचित टिप्पणियां कर देते हैं। हम्म। जब मैं छात्र था तब भी, जब मैं एक अफसर था तब भी, मैं नहीं सोच पाता था कि हमारे देश में वह समय आएगा कि हम किसी धर्म विशेष के प्रति औचित्यहीन अनुचित टिप्पणियां करेंगे। हम्म। मैं यही जानता था, कहीं ना कहीं मुझे कहने में गुरेज नहीं कि श्री जवाहरलाल नेहरू में खामियां होंगी, कमियां होंगी, लेकिन हम लोग उन्हीं के चिंतन और सोच से मैं परिपक्व हुआ, उन्हीं की सोच से बढ़ा, और उसका मुझ पर भी, या महात्मा गांधी का उन सोचों का प्रभाव था, अन्य तमाम सोचों का प्रभाव था। लेकिन यह जो अब नया कुछ देख रहा हूँ, जी इसके लिए मैं अपने आप को अनफिट पाता हूँ, और इस बात को लेके भारी दर्द होता है कि कटोगे, बटोगे, छटोगे, 80-20 पूरी दुनिया को, हिंदुस्तान को कम से कम आपने इन्हीं शिकंजों में डाल दिया है। जी और उसमें जो जो फोर्थ पिलर है, उसकी बड़ी गहरी भूमिका हो गई है। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। हम लोग को और सक्रिय होने की जरूरत है, जी और कोई निर्ममता की भी जरूरत है। कोई मेन स्ट्रीम और नॉन मेन स्ट्रीम की बात नहीं है। जो कोई भी हमारे देश की प्रगति में, हमारे देश की अच्छाइयों में, देश की साझा संस्कृति में बाधक बन रहे हैं, हम्म, हमको निष्ठुरता के साथ उनके संबंध में विधिक कार्रवाई के लिए बढ़ना चाहिए। यह आपका जो, मैं उसको आपको आदेश ही मानूंगा, आपका यह आदेश मेरी निगाह में बहुत ही वाजिब है और सर्वोपरि है। जी। आ, क्या कहेंगे सर, अमिताभ ठाकुर की अगर बात आती है तो उनका जबरन रिटायरमेंट हुआ था। क्या वर्तमान जो सरकार है वो आलोचनाओं से घबराती है? जिस तरीके से आप सवाल पूछ रहे हैं, तब समाजवादी पार्टी का जब दौर था तब भी आपने सवाल पूछा, बसपा का जब दौर था तब भी आपने सवाल पूछा, लेकिन जब बात वर्तमान सरकार की आई तो कहीं ना कहीं आपका रिटायरमेंट हो गया, वो भी जबरदस्ती। इसको आप कैसे देखते हैं कि आपके साथ भी कहीं ना कहीं सिस्टम के लोगों ने भी नाइंसाफी की है? देखिए, मैं अगर अपने माध्यम से, जैसे कि हम लोग, एक फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली, उस फिल्म के माध्यम से राज कपूर ने गंगा जी के ग्रोथ के साथ ही जो पोल्यूशन का जो की समस्या थी, या जो सामाजिक जो स्थितियां थी, उन पर चर्चा की थी।
तो यदि मैं अपने छोटे से कालखंड को देखूं तो 3 शासन का आपने नाम लिया, यह बड़ी अच्छी बात आपने कही। एक बहुजन समाज पार्टी के सरकार में मैं था, समाजवादी पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में था, लगातार अलग अलग। जी और मैं अपने चित्त से तो लगभग ऐसा ही था, यानी कि प्रश्न करना, सही बात जो भी मुझे सही लगता है, जो मेरी बुद्धि में सही है वो कहना। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के समय भी मुझ पर एक एफआईआर भी हुआ, निलंबित भी हुआ, सब हुआ, जी लेकिन एक अंतर साफ रहा। उस समय कभी ऐसा नहीं महसूस हो, यह नहीं हुआ कि सेवा से उठा के फेंक देंगे, यह नहीं हुआ कि उठा के जेल में बंद कर देंगे। जबकि उस समय एक बलात्कार का मुकदमा मेरी पत्नी पर दर्ज करा दिया, तब भी मैं निश्चिंत घूमता रहा है। भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज करा दिया, तब भी निश्चिंत घूमता रहा कि मेरी बात सुनी जाएगी, यह गरिमा रखी जाएगी। मौजूदा सरकार में जो श्री आदित्यनाथ की सरकार है, जो अपनी तारीफ करते जो थकते नहीं हैं, अनवरत अपनी प्रशंसा करते हैं, उनके समय जब रिटायर किया और एफआईआर दर्ज होने से पहले अरेस्ट कर लिया, 7 महीने में जेल में रहा, वो सारी स्थितियां। तो मैं एक प्रकार के इस बात का सबूत हूं कि यद्यपि मैंने अपनी ओर से वही काम किए, यह नहीं कि कोई नया इसमें किया, लेकिन अलग अलग सरकारों की तुलना में इस सरकार में निश्चित रूप से निष्ठुरता, निर्ममता और विधि की अवज्ञा और कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से निरंकुशता की स्थितियां ज्यादा दिख रही हैं। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं और मैं समझता हूं कि केंद्र की भी शायद स्थितियां बहुत बहुत विपरीत नहीं है। केंद्र में भी तमाम अफसर जो हैं, जो नहीं बात माने, उनके साथ जिस प्रकार हुआ, या फिर पॉलिटिकल लोगों के साथ हुआ, जी और उनमें तमाम पॉलिटिकल लोग हमने देखा जो अब तो वॉशिंग पाउडर के रूप में चर्चित हो गया है कि जो व्यक्ति कल तक आलोचक था, उसके प्रति आप रुख देख लें, वही व्यक्ति पार्टी का हितकारी बन गया, पार्टी में जुड़ गया, तो उसको कहते हैं कि डिटर्जेंट से धुल गया है। जी जी और इस प्रकार के मैं कहूंगा एक नग्नता के साथ उसका समर्थन लिया गया, समर्थन दिया गया, और उसकी सारी बुराइयां खत्म हो गई। तो यह जो दौर है, यह अपने आप में बहुत खतरनाक है, और मैं समझता हूँ ऐसा मैंने भी पहले कभी नहीं देखा। जी अंजना ओम कश्यप के मुद्दे पर वापस आते हैं। उनका एक टाइटल था शो का कि विभाजन का मकसद पूरा नहीं हुआ। अंजना ओम कश्यप जिस तरीके से मीडिया की विचारधारा को बताने की कोशिश कर रही थी कि मीडिया का जो परसेप्शन है कि जो विभाजन करना चाहता है वो पूरा नहीं हुआ, या वाकई में किसी विशेष समुदाय की तरफ इशारा था? देखिए, उन्होंने तो अपने प्रोग्राम में स्पष्ट रूप से कहा था, यह कहा उन्होंने, जो 2-3 शब्दों को मैंने बल्कि कोट भी है कि उन्होंने संभवतः एक लाइन यह कहा था कि विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, फिर भी सारे उस समय लगभग 4 करोड़ एक धर्म विशेष के लोग थे, लेकिन सिर्फ 96 लाख गए, बाकी नहीं गए। यह कह के उन्होंने एक प्रश्न किस तरह का किया था। जी तो जो प्रश्न इस बात को इंगित कर रहा था कि आखिर शेष लोग क्यों नहीं गए, एक तरह से साफ सीधा सीधा उस धर्म विशेष के साथ उस पर उसके उसके जो लोग रह गए उन पर सवालिया निशान था। यह प्रश्न अपने आप में कि आखिर मकसद हिंदुस्तान का, पाकिस्तान ने जिसने बनाया, जिन्होंने बनाया, उनका जो मकसद रहे, हिंदुस्तान का मकसद कभी भी धर्म आधारित देश बनाने का था ही नहीं। जो कुछ उनको लेना था वह ले गए, वह पाकिस्तान बन गए। हमने हमेशा से यही कहा था, मैं यही जानता हूं, मैंने इतिहास यही जाना है कि हमने, हमारे सारे नेताओं ने, चाहे किसी भी पार्टी के रहे, उन्होंने यही कहा कि हमारे यहाँ सब परमिटेड हैं, जाति धर्म वर्ण से परे हमारे यहाँ सब लोग हैं, हम एक समाविष्ट समाज बना रहे हैं। तो हमारा तो मकसद ही कभी नहीं था कि कोई धर्म आधारित हमारा समाज बनेगा। ऐसे में मकसद का प्रश्न कहाँ उठता है, यह सवाल लाने की जरूरत क्या थी? यह सवाल ही अपने आप में मेरी निगाह में बड़ा खतरनाक और ओछा था, और यह एक गलत ढंग से चीजों को निरूपित करते हुए लोगों में उत्तेजना भरने की बात, लोगों के अंदर एक तनाव भरने की बात, वर्ग वैमनस्य फैलाने की बात, मेरी निगाह में इसका बुनियादी दृष्टिकोण है। जितना मैं इतिहास जानता हूं और मैं समझता हूं कि इतना काम भर मैं जानता हूं कि हमारा देश धर्म आधारित देश नहीं बना था, न हमारे उस समय के जो संविधान निर्माता थे या जो देश के नेता थे उस समय, जो भी अक्रॉस द पार्टी लाइन, उनकी इच्छा नहीं थी कि हम लोग कोई धर्म आधारित राष्ट्र बनावें।
जी ऐसे में यह प्रश्न उठाना और उसका इस प्रकार का उत्तर देना मेरी निगाह में स्पष्ट रूप से राष्ट्र के हितों के साथ सीधा खिलवाड़ है, ऐसा मेरा बहुत ही गंभीरता के साथ मानना है। जी। सर, आप एक ऊंचे पद पर अधिकारी के तौर पर आपने काम किया है, सिस्टम को आप बहुत करीब से जानते हैं। आपकी एक शिकायत थी, शिकायत आप थाने में कराने गए, एसएचओ ने मना कर दिया एफआईआर दर्ज करने से। आखिर इसकी वजह क्या आप देखते हैं? ऊपर से प्रेशर था कि कंप्लेन नहीं करना है, या बात वजह कुछ और थी? देखिए, अब एक लंबे समय से मैं इस चीज का आदी हो गया हूं। मैं कभी अफसर था, मैं बस उतना हल्का फुल्का जब पेंशन मिलता है उसी समय याद रखता हूँ, बाकी याद नहीं रखता। और मुझे लगता है कि शायद इसीलिए मैं खुश होकर अपना काम कर पाता हूँ, बिल्कुल उस रूप में, यह मानते हुए कि इस प्रक्रिया में जब संघर्ष की प्रक्रिया है, विरोध की प्रक्रिया है, तो मुझे किसी भी प्रकार से अपने अपने साथ कोई भी विशिष्टता मानने और समझने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मुझे जो भी व्यक्ति विरोध कर रहा है, व्यवस्था में बेहतरी का प्रयास कर रहा है, वह जिस प्रकार चल रहा है वही मेरा भी दायित्व है और मैं उसी से चलता हूं। और अब तो एक लंबे समय से मैं देखता हूं कि अगर मुझे, आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि आप देखती हैं उत्तर प्रदेश में, आप सुनती भी होंगी, लगभग रोज होता है कि श्री आदित्यनाथ के प्रति अपशब्दों का प्रयोग किया, एफआईआर दर्ज और व्यक्ति गिरफ्तार हो गया। आदित्यनाथ जी के प्रति कोई भी शब्द का अपशब्द का प्रयोग कोई भी करे, वह चेन्नई से गिरफ्तार होकर ले आया जाता है। मैं अपना एक दृष्टांत दे रहा हूं जो आप समझेंगे कि उत्तर प्रदेश में चीजों की क्या स्थिति है। जी। मैंने मिस्टर वैष्णव हैं जो रेल मंत्री हैं, उनकी एक ट्रेन दुर्घटना के बाद मैंने यह लिखा था ट्विटर पे। मेरे कोई बहुत फॉलोवर नहीं है, ना बहुत ज्यादा टिप्पणियां लोग करते हैं, लेकिन जो भी था उसमें हम लिखा कि इनको इस्तीफा देना चाहिए। तो जिसको हम लोग इनके आईटी सेल कहते हैं, मुझे लगता है उसके एक आदमी ने मुझे पता नहीं क्या, कोई जो है दोगला या कोई इस तरह के शब्द का प्रयोग किया और एक दो और अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। मैंने जब अपने मामले में जो मुझे सीधे सीधे गाली दी गई, मैं जब थाने में मैंने कंप्लेंट दी, तो इंस्पेक्टर ने लिखित रूप से दिया कि यह दोगला शब्द कहा जाना अपराध है कि नहीं, इसके बारे में हम विधिक राय ले रहे हैं। और वो आज तक विधिक राय नहीं ले पाए। मैंने बल्कि फिर मैं कोर्ट में गया, कोर्ट ने उसमें एफआईआर का आदेश दिया। मैंने कोर्ट में अन्य आर्गुमेंट के साथ यह भी कहा कि आप यह समझ लीजिए कि जब मुझे इस शब्द का प्रयोग किया गया तो वह नहीं जान पाए कि अपराध है या नहीं, लेकिन यदि कोई खुदा न खास्ते उनके किसी आका के लिए इस प्रकार के शब्द का प्रयोग करते तो उनको एक मिनट भी नहीं लगेगा समझने में कि अपराध है और बड़ा अपराध है। जी जी। तो यह जो विरोधाभास है कि आपके प्रति कोई भी शब्द का प्रयोग हो जाए, आप देख लीजिए, हम देख लें, हम लोग के लिए कितनी गाली गलौज हो, कुछ नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से नेता के प्रति एक कोई शब्द हो जाए, तुरंत एफआईआर हो जाए। तो ये जो दोहरापन है हमारे व्यवस्था में आ गया है और इस समय ज्यादा आ गया है, लेकिन वह सर, जो वह राष्ट्र, खतरनाक। जो सरकार राष्ट्र को मजबूत कर रही है, जो लोग संवैधानिक पदों पर हैं, अगर उनकी माँ को गाली दी जाएगी या उनके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा, उन पर तो कार्रवाई करना बनता है। आम जनता तो क्या, आम जनता तो रोजमर्रा की जिंदगी में रोज गालियां खा रही है। ये सही है। देखिए, मुझे लगता है कि आप जो जो हमारे यहाँ हिंदी भाषा में व्यंजना और लंछना कहते हैं, यानी कि शब्दों के माध्यम से, व्यंग के माध्यम से अपनी बात कहना, सही कहा आपने। देखिए, उसका जो एक हिस्सा है, मुझे इसमें इसमें हम लोग सभी सहमत हैं कि किसी के भी प्रति अपशब्दों का प्रयोग, किसी व्यक्ति के प्रति, उनके माँ बाप के प्रति, किसी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग अगर है तो सभ्य समाज में वह निषिद्ध है और उस पर कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए, उसमें कोई शंका नहीं है। अब जी वह कार्रवाई का स्वरूप क्या हो, वह एक तो है। जैसे अब इधर क्या हो रहा है, कानून ये कहता है, मैं आपको इस एक और दृष्टांत दूं। जी। मैंने एक एक इसी दौरान मैंने एक एफआईआर के लिए दिया था। संभवतः श्री आदित्यनाथ ने कोई टिप्पणी की थी उसको लेके। हम्म उसमें कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह नहीं उस संप्रदाय के हैं, अतः इनकी मानहानि नहीं हुई, और करके खारिज कर दिया। हम्म उसके विपरीत श्री आदित्यनाथ के लिए जब शब्द का प्रयोग कोई करता है तो कोई भी, यहाँ तक कि पुलिस वाला भी जब एफआईआर लिखवाता है जबकि वो कोई संबंधित नहीं है उनसे, तो हम्म एफआईआर भी हो जाती है, कोर्ट उसको एक्नॉलेज कर रहा है।
तो जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है, जो हम लोगों ने फोर्थ पिलर की बात की, तो थर्ड पिलर को भी सोचने की जरूरत है कि लोग उनको भी देख रहे हैं और उनके भी एक्शंस में न्यूट्रलिटी की नीड है। जी। थर्ड पिलर हो, फर्स्ट पिलर हो, जो जितने पिलर्स हैं, हम्म। सबसे आवश्यक जो है वह निष्पक्षता है, पारदर्शिता है। हम्म। क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा इस चीज से दुखी होता है कि मेरे साथ एक व्यवहार, आपके साथ एक व्यवहार, हम हम्म। दोनों को दो दो, मान लीजिए हम लोग कहीं गए, कोई गलती किए, 2 लात हमको मिला, 2 लात आपको मिला, दोनों प्रसन्न भाव से लौट आएंगे कि चलो सम हमारा हमारे साथ सम व्यवहार हुआ। जी। लेकिन आपको 4 लात मार दे, मुझे 2 लात मार दे, तो आपको एक कसक रहेगी कि मेरे साथ अन्याय हुआ। जी। तो जो समदर्शिता की बात है, कहीं ना कहीं अदालतें भी इस बात को लेके समान भाव से वर्तमान समय में अपने आप को प्रतिबिंबित नहीं करती दिख रही, जैसा हम लोग मोहम्मद उमर केस में देखे हम्म। कि उनके केस में अब यहाँ एक तरफ हो रहा है कि बेल इज द रूल चल रहा है, दूसरी तरफ अब इसीलिए कि उसके पास सबूत है नहीं है, हम्म। उनके अधिवक्ता कपिल सिब्बल साहब बोल रहे हैं कि वो बरी होंगे, वो तो बाद की बात है। लेकिन उनका आपने खारिज कर दिया, वो भी 100 कितने पन्ने का ऑर्डर लिखवा के, 5 साल ऑलरेडी जो व्यक्ति जेल में रह चुका है, युवा है, पढ़ा लिखा आदमी है, खारिज हो गया। जी। तो यह चीजें सवालिया निशान हमारे जो थर्ड पिलर की बात है, हम अंजना ओम कश्यप ये फोर्थ पिलर की हैं, उनको लेके जो मेरी हैसियत है, मैं थर्ड पिलर में गया। अच्छा, जाना भी इन्हीं पिलर्स पे है, कोई जी। नए पिलर तो पैदा हो नहीं जाएंगे। हम्म। तो इन पिलर्स को गंभीरता से अपने जो है मैं अंतस चेतना में देखना होगा, अपनी कमियों को दूर करना होगा। और मैं फिर जो मैंने शुरुआत में बात कही थी, वह तो हमारे देश की किस्मत है कि जो आप जैसे लोग जो कि ऑल्टरनेट मीडिया के रूप में आ गए, नहीं तो मैं समझता हूं कि यह तो बड़ी विकराल स्थिति होती हम्म। कि कोई ऐसा माध्यम ही नहीं बचता जहां से मेरी और आपकी बात जाए। अगर हमारे साथ कुछ अन्याय हुआ है तो अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाने से रहा, जी। जी। तो कम से कम कोई तो स्थान है जहां पर बात जाती है। और फिर एक धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से आप लोग एक सशक्त माध्यम हो गई हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा जी। आवाजें अब पहुंचने लगी हैं, और कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसकी तुलना में हल्की होती जा रही है। ईश्वर की कृपा है, ये तकनीकी की कृपा है। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है आवाजों को दबाने का। जी। क्या कहेंगे, एक आखिरी सवाल लेते हैं सर। आप लगातार सरकार से और मौजूदा सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, वो सरकार जो पत्रकारों को डराने का आरोप जिस पर लगता है, चाहे विपक्ष के नेताओं को डराने का आरोप लगता हो, तमाम आरोप जो हैं वो केंद्र सरकार पर लगाए जाते हैं कि जो सरकार की आलोचना करेगा, असहमति जताएगा, उस पर कार्रवाई होगी। आप नौकरी छोड़कर पहले ही अपनी एक बड़ी कीमत चुका चुके हैं। क्या आपको जान की परवाह नहीं है कि आप यूपी में रहकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, और वो भी मेन स्ट्रीम के पत्रकारों को भी आप लपेट रहे हैं? निश्चित रूप से देखिए, जो आप कह रही हैं कि चूंकि सारी ताकत इनके पास है, सारी शक्ति इनके पास है, एविडेंस बनाने का भी इनको अधिकार है, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति, कौन व्यक्ति जिंदा रहे, किस कौन ऊपर चला जाए, उसको भी निर्णय करने का अधिकार है। ये हम्म। सारे अधिकार इनके पास हैं। हम लोग तो बस यह मान के कि हम सही रास्ते पे हैं और ईश्वर ऊपर है, इसी विश्वास से काम करते हैं। वरना जो आपने बात कही, चाहे जीवन की बात हो, फर्जी फंसाने के, मैं 7 महीने जेल में रहा और जेल का मैं जानता हूं कि क्या दुर्दशाएं होती हैं। मैं अभी भी मानता हूं कि मैं फर्जी फंसाया गया, यद्यपि वो सब जुडिस से उससे ज्यादा बोलना मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि जी। हर मुलजिम कहता है कि वो बेगुनाह है, निर्दोष है। जी। जी। लेकिन निश्चित रूप से इन सभी स्थितियों में हर प्रकार के, जिसको कह सकते हैं खतरे कह सकते हैं, हम्म। लेकिन मैं, मुझे कहीं ना कहीं मुक्ति बोध याद आते हैं, जो जिन्होंने कहा था उठाने ही होंगे अभिव्यक्ति के खतरे। तो मैं हम्म। अपने आप को मुक्तिबोध का जो वाहक समझता हूँ, अपनी जो मेरी छोटी बड़ी हैसियत है उसमें, और हैसियत मेरी छोटी सी है, इस बात से भी मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं है। जो हो पाता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। तमाम खामियां हैं, तमाम कमजोरियां हैं, तमाम दिक्कतें हैं, लेकिन जो भी बन पाता है वो करने की कोशिश करता हूँ, यह जानते हुए कि इसका खामियाजा भुगतने को मुझे हमेशा तैयार रहना चाहिए। जी। देश की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जब ऐसे वर्तमान दौर में तमाम लोग जब सरकार का गुणगान कर रहे हैं, ऐसे में आप बेबाकी से सवाल पूछ रहे हैं, कैसे युवाओं को आप मैसेज देना चाहते हैं कि कैसे सच बोला जाए? कहीं ना कहीं लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, जान के डर की वजह से, नौकरी बचाने की वजह से, हालातों को कहीं ना कहीं
ये कलम और किताब को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया गया है, क्या कहेंगे देश की आवाम को? देखिए, मैं यही कहूंगा कि लोगों को मेरी निगाह में, देखिए मैं यह कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूं कि कोई सरकार अच्छी है कोई खराब है। हम्म। पावर, जैसे मैं ये जानता हूं कि जो कहा गया है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, जब इस सरकार को 2 बार जो इसको एब्सोल्यूट पावर मिला, उसमें ये जो चीजें दिमाग में घुस गई, जो सत्ता हावी हो गया। अब यह भी सही है कि जब तीसरी बार में कुछ संयमित रही तो सरकार के, अब आप देखिए निश्चित रूप से विरोधी पार्टियां पहले की तुलना में ज्यादा मजबूती से अपनी बात कह रही हैं। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि जो लोग हैं, जितनी भी हमारी आपकी बात सुनते हैं, वो इस बात को समझें, जाने हम्म। कि स्थितियां उतनी अच्छी नहीं हैं। जी। और और कहीं ना कहीं जिसको हम लोग क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, वो उसकी तरफ काम हो रहा है। कुछ चुनिंदा लोगों के लिए काम हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इस बात को उनको समझना चाहिए, अगर वो समझना चाहते हैं। धर्म अच्छी चीज है, लेकिन वह जीवन का एकमात्र तत्व नहीं है। और उसके नाम पे हम लोगों को जिस प्रकार बरगलाया जा रहा है, यदि उस पर उससे इतर नहीं सोचेंगे तो स्थितियां विकराल होंगी, ऐसा मैं मानता हूं। ऐसा आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्ते। जी, तो ये थे हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी। फिलहाल अंजना ओम कश्यप पर मुकदमा दर्ज करने के लिए ये चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सोचिए, देश की मीडिया का जो भरोसा जनता के बीच में होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ मशहूर एंकर्स इस कदर नफरत की आग में डूबे हुए हैं कि वो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए, सरकार का गुणगान करने के लिए किताब और कलम को भी दरकिनार कर दे रहे हैं। सोचिए, सिस्टम में व्यक्ति को सच बोलने के लिए भी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।